भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। प्रेम रोग फिल्म का ये गाना आप में से ज्यादातर लोगों ने सुना होगा। स्वर्गीय लता मंगेशकर जी और सुरेश वाडकर की आवाज में गाया गया ये गीत आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और मोदी सरकार पर बड़ा सटीक बैठ रहा है। पिछले कई महीनों से लगातार मोदी सरकार एक फूल खिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन इन साहब ने एक झटके में, एक लाइन में उस फूल को हवा के झोंके में उड़ा दिया है। इस वक्त पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर टिकी हुई हैं। बहुत सारे लोग इन्हें भारत के लोकतांत्रिक परिस्थितियों में आखिरी उम्मीद के तौर पर देख रहे हैं। हाल ही में एक कार्यक्रम में बोलते हुए चीफ जस्टिस ने मोदी सरकार और उनके बड़े बड़े मंत्रियों को 11,000 वोल्ट का झटका देते हुए कई सारी बातें कह दी हैं। आप जब उनके द्वारा कही गई बातों को सुनेंगे तो आप भी एक बार इस गीत को जरूर गुनगुनाएंगे कि भाजपा ने खिलाया फूल, फूल को ले गए DY चंद्रचूड़। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी धोबी घाट देखा है? वहीं जहां पर कपड़ों को यूं उठाकर जोर जोर से पटका जाता है और पटक पटक के धोया जाता है, उसी तरह की जबानी धुलाई भाजपा के IT सेल प्रमुख अमित मालवीय की हुई है। यकीन मानिए, इनकी धुलाई इतनी जबरदस्त थी कि आप धोबी घाट भी भूल जाएंगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इन्हें प्याज की तरह एक एक करके छील दिया, और वो भी ऑन कैमरा। इनके झूठ की फैक्ट्री की एक एक परत जैसे जैसे खुलती रही, अमित मालवीय कभी कप उठाकर कुछ पीने लगते, तो कभी पैर हिलाने लगते, कभी कपार खुजाने लगते। यानी कि ये बात कोई भी महसूस कर सकता था कि अमित मालवीय अपनी असलियत दुनिया के सामने आते हुए सुनकर बुरी तरह से असहज महसूस कर रहे हैं। भोजपुरी में कहें तो लजाइल मुंह कतवार बटोरे वाला हाल अमित मालवीय का हो गया था। इस मामले पर विस्तार से बात करेंगे, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ ही यूपी की 2 ऐसी खबरों पर बात करूंगा जिसे सुनकर किसी पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि हमारे देश में किसी घटना से बहुत कम लोगों पर असर होता है, दिमागी रूप से और दिली रूप से। असर तब जरूर होता है जब वो घटना खुद उनके साथ हो जाती है। मगर ये दोनों ही घटनाएं उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति, गृह मंत्री के दावे और खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तमाम दावों की पोल खोलती है। इसके साथ ही तथाकथित हिंदू रक्षकों से कुछ सवाल भी करेंगे। मगर बातचीत शुरू करने से पहले आपसे भी अनुरोध है कि यदि आप हमें पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को फॉलो और लाइक कर लीजिए, तो यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा जरूर दबाइएगा। देश में गोदी मीडिया के जहर को कम करने और जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए जरूरी है कि स्वतंत्र मीडिया संस्थान आर्थिक रूप से कमजोर ना हो। हम किसी धन्ना सेठ या राजनीतिक दल की चाटुकार नहीं है, इसलिए हमें आपकी सहायता की जरूरत है। यदि हो सके तो इस QR कोड या फिर इस मोबाइल नंबर का प्रयोग करके हमारी आर्थिक सहायता करने की कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। यूपी के मुरादाबाद में 12वीं की एक छात्रा ने अपने ही गांव के रसूखदारों के रोजाना के छेड़छाड़ और अभद्रता से परेशान होकर जान दे दी। और ऐसा करने से पहले उसने पत्र में जो लिखा है वो दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं की स्थिति क्या है और महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, बेटियां कितनी सुरक्षित हैं। इस पत्र में लिखा गया है कि सर, मैंने और मेरे पिता माता ने हर जगह फरियाद की, लेकिन हम गरीबों की किसी ने नहीं सुनी। मेरे जीते जी मुझे इंसाफ नहीं मिल सका। सर, मेरी मौत के बाद तो इंसाफ करोगे ना? इन्हें ऐसी सजा मिले कि फिर किसी गरीब की लड़की के सपने मेरी तरह न टूटे। यह घटना मुरादाबाद के कुंदर की थाना क्षेत्र की है। दैनिक भास्कर के अनुसार कुछ तथाकथित अमीर जादव ने इस गरीब परिवार की बिटिया के साथ छेड़खानी की सारी सीमाएं पार कर दी। आए दिन सरेआम छेड़खानी करना, चाकू दिखाकर धमकाना, नहाते वक्त पड़ोस के छत से ताका झांकी करना। कुल मिलाकर इन बदमाशों ने इस लड़की को इस कदर मजबूर कर दिया कि पहले तो इसने स्कूल आना जाना छोड़ दिया, फिर बाद में जिंदगी ही छोड़ दी। ये कहानी तो एक छात्रा की थी, अब एक कहानी शिक्षिका की सुन लीजिए और इन दोनों घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखिए। यूपी के कासगंज में एक महिला टीचर ने जिंदगी को बाय बाय बोलते हुए वीडियो बनाया और कहा कि मैं जा रही हूं, अब आप लोग खुश रहना, अब मैं कभी परेशान नहीं करूंगी। शादी के लगभग 7 साल बाद रंजना को अपने ही परिवार से इतनी ज्यादा प्रताड़ना मिली। वैदिक कन्या देवी इंटर कॉलेज में दूसरों को शिक्षा देने वाली रंजना अपने ही लोगों का रंज ना झेल सकी। पिता का आरोप है कि बिटिया पैसे कमाती थी, फिर भी एक एक पैसे के लिए तरसती थी, क्योंकि ससुराल वाले सारा पैसा छीन लिया करते थे। उनकी बिटिया को खाना तक नहीं दिया करते थे। उनकी बिटिया कई दिनों से अपने मायके में सारी बातें बता रही थी। मायके वाले जिस दिन अपनी बिटिया को वापस लेने जाने वाले थे, उसी दिन उसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया और बाकायदा मोबाइल में वीडियो बनाकर ससुराल पक्ष के कई लोगों का नाम लिया है। अब सवाल यह है कि इन दोनों घटनाओं में जो हुआ है, क्या उसके लिए कोई अन्य धर्म जिम्मेदार है? उन सभी तथाकथित हिंदू रक्षकों से सवाल करना चाहता हूं जो गाय के नाम पर किसी को जिंदा जला देते हैं, जो अलग अलग धर्म का होने पर किसी भी जगह पर लव जिहाद के नाम पर जोड़ों को पीटने लगते हैं। क्या वे लोग कभी इस तरह की बुराइयों पर आवाज उठाते हैं? इन दोनों ही घटनाओं में जो लोग जिम्मेदार हैं वो किस धर्म के हैं? किसी तथाकथित धर्म रक्षक को टाइम मिले तो बताना जरूर, और यदि समझ में आ जाए तो पहले अपने भीतर की बुराइयों पर चर्चा करने की शुरुआत करना। मनगढ़ंत हवाबाजी और लव जिहाद के नाम पर नफरत फैलाना बंद करो। और अब तो कोर्ट ने भी
यह कह दिया है कि धर्म अलग होने से लव जिहाद नहीं होता। लेकिन आप लोग बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, यूपी में महिलाएं एकदम सुरक्षित हैं। असलियत के ऊपर काला पर्दा डालकर आप लोग सिर्फ गृहमंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बातों को याद रखिए और खुद प्रधानमंत्री और उपराष्ट्रपति की बातों को याद रखिए कि यूपी में कानून व्यवस्था एकदम चकाचक चल रही है। अब पहले बात कर लेते हैं चीफ जस्टिस की और इसके बाद झूठ के थोक सप्लायर अमित मालवीय की धोबी घाट धुलाई देखकर जाइएगा। पिछले कई महीनों से मोदी सरकार और उनके बड़े बड़े मंत्री लगातार एक बात को टारगेट किए जा रहे हैं कि जजों की नियुक्ति प्रक्रिया का जो कॉलेजियम सिस्टम है वो बिल्कुल ठीक नहीं है, वो जिम्मेदार नहीं बनाता है जजों को और न्यायपालिका जिम्मेदार होनी चाहिए। जबकि पर्दे के पीछे की मंशा कुछ और ही नजर आती है। आए दिन देश के कानून मंत्री किरण रिजिजू से लेकर मोदी सरकार से जुड़े हुए बड़े बड़े लोग कॉलेजियम सिस्टम के बारे में उल्टा सीधा परोसते रहते हैं और लोगों के बीच ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि हम न्यायपालिका को सुधारने की पहल कर रहे हैं। हालांकि यह सुधार भी उसी तरह का नजर आता है जैसा कि कृषि सुधार कानून था। नाम में तो कृषि सुधार था, लेकिन किसानों के अनुसार यह कृषि बिगाड़ कानून था। ठीक उसी तरह से आप आरटीआई अधिनियम में बदलावों को देख लीजिए। आरटीआई को कमजोर करते हुए सरकार ने लोगों से कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। वही हाल चुनावी बॉन्ड को लेकर था। पारदर्शिता बढ़ाने के नाम पर पूरे देश को टोपी पहना दी गई और चुनावी चंदे को और ज्यादा सीक्रेट बना दिया गया। हालांकि सीक्रेट सिर्फ विपक्षी दलों और जनता के लिए है, सत्ताधारी दल के लिए एकदम तगड़ी व्यवस्था की गई है। यानी कि कौन किस पार्टी को कितना चंदा दे रहा है ये बात सरकार को तो पता चल जाएगी, लेकिन आम आदमी और विपक्षी दलों को पता लगाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मोदी सरकार के इन सभी कानूनों में बदलाव को जब आप देखेंगे तो पता चलेगा कि नाम के ठीक उलट उसका काम होता है। वैसा ही बदलाव सरकार न्यायिक व्यवस्था में भी चाहती है। जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार जो सिस्टम लाना चाहती है उसमें ज्यादातर हस्तक्षेप सरकारों का होगा, यानी कि सरकार की इच्छा अनुसार जज बनाए जाएंगे और यदि कोई जज सरकार की इच्छा अनुसार बनेगा तो फैसला किसकी इच्छा अनुसार करेगा ये बताने की जरूरत तो है नहीं। मोदी सरकार महीनों से ये फूल खिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हमेशा की तरह एक बार फिर से नए वाले चीफ जस्टिस ने तगड़ा वाला झटका देते हुए कह दिया कि जजों की नियुक्ति करने वाली जो कॉलेजियम प्रणाली है अभी तक उपलब्ध सबसे अच्छी व्यवस्था है। इस प्रणाली का उद्देश्य न्यायपालिका की आजादी को बनाए रखना है, जो कि एक प्रमुख मूल्य है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि हर व्यवस्था संपूर्ण नहीं होती, लेकिन न्यायपालिका द्वारा विकसित ये सबसे अच्छी व्यवस्था है। इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में बोलते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि कॉलेजियम प्रणाली का उद्देश्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखना है और इसे बाहरी प्रभावों से अलग किया जा सकता है। आगे चीफ जस्टिस ने कहा कि मुख्य न्यायाधीश के रूप में मुझे व्यवस्था को वैसा ही रखना है जैसी हमें दी गई है। आगे उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यह व्यवस्था सबसे सही है, लेकिन अब तक की सबसे अच्छी व्यवस्था यही है जिसे हम लोगों ने ही विकसित किया है। पिछले कई महीनों से मोदी सरकार और न्यायपालिका के बीच खींचतान जारी है। इतना ही नहीं, चीफ जस्टिस ने कानून मंत्री किरण रिजिजू को भी जवाब दिया है और कहा कि उनकी एक धारणा है, मेरी अलग धारणा है और धारणाओं में अंतर होना तय है और इसमें बुराई भी क्या है। हमें भी न्यायपालिका के भीतर धारणाओं से निपटना होता है, अलग अलग धारणाओं से। यह कहने की हिम्मत मैं करता हूं कि सरकार के भीतर भी धारणाओं में अंतर होता है। आगे सीजेआई ने कहा कि कानून मंत्री किरण रिजिजू की धारणा के चलते मैं उनके साथ किसी विवाद में शामिल नहीं होना चाहता। मैं उनकी धारणा का सम्मान करता हूं और मुझे यकीन है कि उन्हें भी हमारी धारणा के लिए सम्मान है। जब चीफ जस्टिस से पूछा गया कि भारत की न्यायपालिका कितनी स्वतंत्र और क्या सरकार की ओर से किसी तरह का दबाव है, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मामलों का फैसला कैसे किया जाए इस पर सरकार का कोई दबाव नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि न्यायाधीश होने के मेरे 23 वर्षों में किसी ने मुझे यह नहीं बताया कि किसी मामले पर फैसला कैसे किया जाए। सरकार की कार्यकारी शक्ति के दबाव का कोई सवाल ही नहीं है। मुझे आशा है कि मैं बाकी व्यवस्था के लिए भी यही बोल रहा हूं। चुनाव आयोग का फैसला इस बात का सबूत है कि न्यायपालिका पर कोई दबाव नहीं है। हाल ही में चीफ जस्टिस ने आदेशित किया था कि चुनाव आयोग के मुखिया की नियुक्ति विपक्षी दल के नेता, प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस की समिति करेगी। आप चीफ जस्टिस की बातों पर ध्यान दीजिएगा। इशारों में उन्होंने सबको इशारा दे दिया है। वहीं न्यायपालिका के समक्ष करोड़ों मामले लंबित होने पर सीजेआई ने कहा कि एक तो ये न्याय के लिए अदालतों में आने वाले लोगों के विश्वास को दिखाता है कि लोग न्यायपालिका पर भरोसा करते हैं, और दूसरी कमी यह है कि इसके पीछे न्यायपालिका में बुनियादी ढांचे की कमी है। जनसंख्या के अनुपात में जजों की संख्या कम होने की वजह से ढेर सारे मामले लंबित हो जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने न्यायपालिका को आधुनिक बनाने पर भी चर्चा की। आपको बता दें कि हाल ही में कई विपक्षी सांसदों ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से चीफ जस्टिस की सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग पर तत्काल कार्रवाई की मांग की थी। हमने भी एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से हमारे देश के चीफ जस्टिस को भाजपा को समर्थन करने वाले लोग लगातार
ट्रोल कर रहे हैं, उन्हें अभद्र भाषा में गालियां दे रहे हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी जानकारियां शेयर की जा रही हैं। उनकी तुलना पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से की जा रही है, जिस आईएसआई पर भारत में आतंकवादी हमलों पर भारत के खिलाफ साजिश करने के तमाम आरोप लगते हैं। कुल मिलाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है हमारे देश के चीफ जस्टिस को। लेकिन इन सब के बावजूद ऐसा माना जा रहा है कि चीफ जस्टिस कोई दबाव लेने वाले आदमी नहीं है और उन्होंने अपनी इन बातों में साफ साफ कह भी दिया है। बहरहाल आगे जो होगा देखा जाएगा। अब बात कर लेते हैं धोबी घाट धुलाई की। इन्हें तो आप लोग पहचानते ही होंगे, भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मुखिया हैं, नाम है अमित मालवीय। पिछले दिनों एक कार्यक्रम में इनका सामना कांग्रेस की सोशल मीडिया हेड सुप्रिया श्रीनेत से हुआ। यहां बीजेपी और कांग्रेस की सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी की चर्चा हो रही थी। बीजेपी और कांग्रेस के सोशल मीडिया से लेकर पीएम मोदी और राहुल गांधी के सोशल मीडिया हैंडल और अमित मालवीय तथा सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया हैंडल्स की भी तुलना की गई। इसमें साफ साफ देखा जा सकता था कि बीजेपी और उससे संबंधित लोगों के फॉलोअर्स की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लाइक और रिट्वीट्स के मामले में कांग्रेस उनसे कहीं आगे है। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है, इस खुलासे पर हमने बहुत पहले एक वीडियो में बताया था। खुलासे में पता चला था कि बीजेपी से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादातर फॉलोअर्स, बड़ी संख्या में फॉलोअर्स फेक हैं, यानी फर्जी हैं, यानी झूठे हैं। एक बार फर्जी आईडी बनाकर फॉलोअर्स की संख्या बढ़ा लेना ये तो आसान है, लेकिन बार बार उनसे रिट्वीट करवाना, कमेंट करवाना, लाइक करवाना ये सब बहुत कठिन काम है। शायद यही वजह हो सकती है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी और खुद अमित मालवीय के फॉलोअर्स की संख्या तो बहुत ज्यादा है, लेकिन लाइक और रिट्वीट के मामले में कांग्रेस उनसे आगे निकल जाती है। अब बात कर लेते हैं कि धुलाई कैसे हुई। वीडियो की शुरुआत में ही अमित मालवीय भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाने लगे। 2014 में भारत में यह था, 2023 में यहां पहुंच गया। पूरा लंबा चौड़ा ब्यौरा परोस ही रहे थे कि तभी सुप्रिया श्रीनेत ने पूरी पोल कपट्टी खोल दी और पूछा कि जब इतना सब कुछ आपने कर ही दिया है तो फिर आए दिन झूठ का रेला लगाने की जरूरत क्यों पड़ जाती है? आखिर क्यों आप हर दिन नए नए झूठ गढ़ के जनता के बीच ठेलते हैं? यदि आपने बहुत कुछ अच्छा किया है तो अपना अच्छा वाला काम सामने लाते, झूठ लाने की क्या जरूरत है? इतना ही नहीं, सुप्रिया श्रीनेत ने अमित मालवीय को याद दिलाया कि पूरे भारत में ये पहले आदमी हैं जिन्हें ट्विटर ने, याद करिए, ट्विटर ने बताया कि यह आदमी झूठ फैला रहा है, गलत जानकारी दे रहा है। ट्विटर ने बाकायदा फ्लैग किया। सुप्रिया श्रीनेत ने यहां तक कह दिया कि मिस्टर मालवीय इस धरती पर सबसे बड़ी झूठ की फैक्ट्री चलाते हैं। हमारी मजबूरी है कि वीडियो नहीं दिखा सकते, लेकिन बता जरूर सकते हैं। जब सुप्रिया श्रीनेत अमित मालवीय के सामने उनके झूठ का पर्दा फाड़ रही थी और उनके कारनामे जनता के सामने ला रही थी, तो अमित मालवीय का शारीरिक रिएक्शन देखने लायक था। कभी वो पानी पी रहे थे, कभी पांव हिला रहे थे, कभी इधर उधर ताक रहे थे, यानी वो सभी हरकतें कर रहे थे जो एक व्यक्ति असहजता की स्थिति में करता है। और इतना ही नहीं, जाते जाते सुप्रिया श्रीनेत ने एक और झटका दे दिया। जब कार्यक्रम खत्म होने लगा तो एंकर ने कहा कि दोनों मीडिया हेड हमारे साथ जुड़े, इसके लिए धन्यवाद। इस पर सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मैं एक सोशल मीडिया टीम हेड करती हूं, लेकिन ये भाई साहब फेक न्यूज की फैक्ट्री चलाते हैं। ये अंतर है दोनों के बीच। और बेचारे मालवीय साहब लजाइल मुंह कतवार बटोरे की तरह दिख रहे थे। देखने वाली बात यह भी थी कि कार्यक्रम में जो एंकर थे राहुल कमल, ये लगातार कांग्रेस की प्रवक्ता को टोकने का काम कर रहे थे, वही जो सदन में होता है। ये बात खुद सुप्रिया श्रीनेत ने भी कई बार कही कि जिस तरह से आप सहूलियत बीजेपी वाले को दे रहे हैं बोलने के लिए, वैसी ही सहूलियत हमें भी दीजिए। आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अमित मालवीय ने राहुल गांधी को लेकर कई सारे झूठ परोसे थे। कभी आरती को लेकर बताया कि उल्टी आरती है, जबकि वैसे ही पीएम मोदी भी कर रहे थे, और दोनों ही गलत नहीं कर रहे थे क्योंकि कैमरे की रिकॉर्डिंग में उल्टा हो जाता है। केरल की उस लड़की को लेकर भी राहुल गांधी के बारे में झूठ फैलाया गया। विवेकानंद की मूर्ति को लेकर भी झूठ बोला गया कि राहुल गांधी वहां नहीं गए। एक और बड़ा झूठ परोसा गया था कि राहुल गांधी ने अपनी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता से जूता के फीते बंधवाए थे। यह भी झूठ था। ये सारे झूठ अमित मालवीय और बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं द्वारा परोसे गए। हालांकि इन सब से उन्हें फायदे की जगह नुकसान ही हुआ, क्योंकि झूठ तो झूठ ही है, पकड़ा गया। लेकिन कुल मिलाकर एक बात समझने वाली है, यदि बीजेपी ने बहुत कुछ अच्छा किया है, सब कुछ अच्छा किया है, तो फिर झूठ का सहारा लेने की जरूरत क्यों पड़ती है? दूसरों के बारे में भी झूठ, अपने बारे में भी झूठ, हर जगह झूठ ही झूठ। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।